सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अंबर के नीचे धरती, धरती के नीचे पाताल, धूल में सृष्टि मिल जाए, पाताल में जब आए भूचाल। अंबर के नीचे धरती, धरती के नीचे पाताल, धूल में सृष्टि मिल जाए, पाताल में जब आए धरती, धरती के नीचे पाताल। धरती, धरती के नीचे पाताल। यस मिस्टर चंद्रा। हाँ, तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्टहैंड का एक डिप्लोमा किया है? जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे। क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया? और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था। हाँ। और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ। कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ और पास में ड्राइंग रूम भी पड़ता है, क्योंकि मेरे छोटे से फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ, थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी? मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है और वहां मैं किसी पराये आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा, खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए। बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था? अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलती ही क्यों? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर। पैरों से कुचली हुई यह तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत हैं योर ऑनर कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं, बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। ये सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो, लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई, तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पर पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, यह सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट में पैदा किए जा सकते हैं, झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है और ना कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं
कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक। शायद इसलिए कि उसने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है, जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान, अपने भाई बहनों की नजर में नहीं। वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए। नीता सक्सेना को पेश किया जाए। 10 जुलाई को तुम घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आने वाली थी? 5:30 बजे। और तुम्हारी दीदी को पता था कि तुम इतनी देर तक बाहर रहोगी? जी पता था। तो अचानक वापस कैसे आई? मैं अपनी स्कूल की कॉपी भूल गई थी। अच्छा, तो घर आकर क्या किया? कॉपी उठाकर मैंने अपनी दीदी के बेडरूम का दरवाजा खोला। हाँ, वहां क्या देखा? वहां देखा। क्या देखा? देखा मेरी दीदी जमीन पर लेटी हुई थी और मिस्टर रमेश गुप्ता ऊपर थे। यानी मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो क्यों नहीं हो सकता? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। वो सिर्फ अशोक जी से प्यार करती है। अच्छा, तो वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। अगर वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे, अगर मिस्टर रमेश गुप्ता जबरदस्ती कर रहे थे, तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी और घबराहट में वहां से भाग गई। और भागने से पहले दरवाजा बंद किया था? किया था। क्यों किया था? खुला था, बंद कर दिया, जैसे हमेशा करती हूँ। जैसे हमेशा करती हो जब भी तुम्हारी दीदी किसी के साथ बेडरूम में होती है। नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो प्यार करते थे, लड़ाई नहीं। इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं, तुमने पुलिस को फोन भी नहीं किया। बस एक समझदार लड़की की तरह धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, जैसे हमेशा करती रही। नीता, मैं कुछ सवाल पूछ लूं? 10 जुलाई से पहले कभी तुमने रमेश गुप्ता को अपने घर में देखा? नहीं। पहले कभी किसी और आदमी को बेडरूम में देखा था? कभी नहीं। जब तुमने अचानक बेडरूम का दरवाजा खोला तो भारती देवी ने तुम्हें देखा? मैंने उन्हें देखते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल और। इजाजत है? हाँ, तो नीता, तुम जानती हो ये रेप हो या बलात्कार क्या होता है? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करना। हाँ, तो तुमने मिस्टर रमेश गुप्ता को कोई जबरदस्ती करते हुए देखा? नहीं। योर ऑनर, इस वारदात का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है और वो है ये लड़की। इसने भी रमेश गुप्ता को भारती देवी के साथ कोई जबरदस्ती करते नहीं देखा। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रमेश गुप्ता ने एक भी कदम भारती देवी की मर्जी के खिलाफ उठाया हो, लेकिन उनकी दोस्ती और रजामंदी के तमाम सबूत हाजिर हैं। सबूत नंबर 1, इनके साथ पार्टी में खींचे हुए ये फोटोग्राफ्स, ये बाहों में बाहे डाले हुए, ये गले में 15,000 रुपयों का हार पहनाते हुए। वो हार नकली है, हीरे झूठे हैं। हीरे झूठे नहीं है, आप झूठी हैं। योर ऑनर, यह रहा इस हार का बिल जो 15,000 रुपयों से ज्यादा है। सबूत नंबर 2, अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा जादू चलाने के लिए उसे अपनी शूटिंग दिखाने ले जाना। शूटिंग के ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारती देवी ने रमेश गुप्ता को क्या क्या नजारे दिखाए होंगे। सबूत नंबर 3, अपनी जवानी के जलवे दिखाने के बाद मिस्टर रमेश गुप्ता को ऐसे समय घर पे बुलाना जब छोटी बहन 8 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हो और यह घर में अकेली हो। सबूत नंबर 4, बाथरूम से सिर्फ गाउन पहनकर बाहर आना।
अगर उनके इरादे खतरनाक ना होते तो वो पूरे कपड़े पहनकर सामने आती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके छोटे से फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम के बीच में ड्राइंग रूम पड़ता है, जहां कोई बैठा उनका इंतजार कर रहा है। सबूत नंबर 5, ये औरत, इसका चाल चलन, इसका पेशा खुद एक सबूत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके पेशे का इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन, उसके पेशे का बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, चंद रुपयों के लिए, एक बारीक सा कपड़ा बेचने के लिए यह औरत खुलेआम भरे बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करती है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए आदनंगी तस्वीरें खिंचवाती है। योर ऑनर, भारतीय नाम रख लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो जाता। अगर बलात्कार किया भी गया होता तब भी एक शर्मदार भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरी अदालत में आकर उस वारदात के चर्चे कराए, अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफें सुने, तस्वीरें दिखाए। वो शर्म से गड़ जाती, चुल्लू भर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन जरा भारती देवी की तरफ देखिए, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नजर नहीं आती। योर ऑनर, ऐसी ही औरतें, औरत के नाम पर कलंक है, मां के नाम पर कलंक है, बहन के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। I also object to the very presence of such women in our society, your honor. कोई हक नहीं ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों न भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मिस्टर रमेश गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो इनका शिकार बन गया है, बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। That's all, your honor. योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है, पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली, I object, तो your क्या वो honor. चाहेंगे कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? I strongly object, your honor. Objection sustained. No personal remarks, please. योर ऑनर, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी अबला नारी पर यह अत्याचार किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, और फिर वकील साहब की दलीलों की दुहाई देकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। हर रोज किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योर ऑनर, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। I object. I also object to the existence of such animals in society. ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा हैं, एक मां के लिए खतरा है, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योर ऑनर, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा?
अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं। वो तो बस तन के तकाज़ों का कहा मानते हैं। रूह मर जाए तो हर जिस्म है चलती हुई लाश। इस हकीकत को समझते हैं, ना पहचानते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है। कितनी सदियों से है कायम ये गुनाहों का रवां। लोग औरत की हर एक चीख को नगमा समझे। वो कबीलों का ज़माना हो कि शहरों का समा। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं। कौन बतलाएगा मुझको, किसे जाकर पूछूं। जिंदगी कहर के सांचों में ढलेगी कब तक। कब तलक आँख न खोलेगा ज़माने का ज़मीन। जुल्म और जबर की ये रीत चलेगी कब तक। लोग औरत को फकत जिस्म समझ
करती, क्या आत्महत्या करना है? नीता की चिंता ना होती तो कर लेती। यहाँ बैठी थी, डर नहीं लगता? अब किसका डर? चलो, घर चलो। अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों से पूछ लिया? उनके मना करने से क्या होता है? शादी तो मुझे करनी है ना? पर मुझे नहीं करनी। क्यों? मेरे लिए नारी के मन की पवित्रता से बढ़कर उसके तन की पवित्रता है। मन का कलंक तो पश्चाताप के 2 आंसुओं से धुल जाता है, पर तन का कलंक गंगा का सारा जल नहीं धो सकता। वो एक बार लग गया सो लग गया। इस कलंक से दूर रहो अशोक। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ लो। अगर एक साफ सुंदर शीशे पे पत्थर गिर पड़े तो इसमें शीशे का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, टूटेगा शीशा ही। टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखा करते, अशुभ होता है। मैं तुम्हारे लिए अशुभ नहीं होना चाहती अशोक। दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मैं इस शहर में रहूंगी। चलो, हम कहीं और जाकर रहेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता हो। मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे। पनघट तक आई सखियां सहेलियां, पनघट तक आई सखियां सहेलियां, रह गई पीपल की छाँव में सब पहेलियां। छूट गई वो गली रे, मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे। नदिया धीर बहो दुल्हन शर्माए, नदिया धीर बहो दुल्हन शर्माए, मन हिचको ले खाए घूंघट ना खुल जाए।
दुल्हन चली रे, मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की, तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे, मौजों की डोली चली रे। जैसे कोई जादू जगा, गोरा मुख थोड़ा सा देखा तो बस ऐसा लगा, गोर भई रैन ढली रे, मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की, तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे, मौजों की डोली चली रे। टूट गई खुशियों की माला, बिखर गए सब मोती, प्यार के फूल बने अंगारे, बिछड़ गई मेरी ज्योति। ओ दुनिया के मालिक, ओ दुनिया के मालिक है, ओ दुनिया के मालिक, क्या इंसाफ है तेरे घर का, ये है खेल मुकद्दर का, है खेल मुकद्दर का, ये है खेल मुकद्दर का, है खेल मुकद्दर का। भूपेन हजारिका को आवाम का शायर कहना कितना जायज़ है। जिस व्यक्ति जिस फर्द की बात करते हैं, लगता है वो खुद कह रहा है। उसके लबों से निकली हुई आह अपने आप शायर के होंठों का मिसरा बन जाती है। उसमें कोई फासला महसूस नहीं होता। हाँ, असमिया से हिंदी होने तक ज़रूर कुछ फासला आ गया है। काश भूपेंदा की ज़बान के वो छोटे छोटे नुएंसेस अनुवाद हो सकते। जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में नाव लेके जाते हुए माझी की बात करते हैं। परोही पुआते तुलुंगा नावते रंगमन मासोलुई गो। ब्रह्मपुत्र को वहाँ लोकगीतों में लोहित कहते हैं। लोहित तो सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन सागर सारे साहिल छू सकता है। रमैया माझी सब जगह पहचाना जा सकता है, और उसकी बावली रमणी वो तो कहीं भी पहचानी जाएगी। भूपेंदा उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया। जाल बिछाने को जइयो रे न रमैया, जइयो रे न रमैया, तूफान आएगा। आज
आज तो तड़के से दाई आंख फड़के रे, रुक जाना रुक जा रे, आज कुछ हो जाएगा। ओ उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया। दूधूली की लाली में, सागर के पानी में, सागर की लहरों में रमैया गुम हो गया। दूधूली की लाली में, सागर के पानी में, सागर की लहरों में रमैया गुम हो गया। देती है दुहाई रे, छाती पीटे हाय हाय, देती है दुहाई रे, छाती पीटे हाय हाय, रमणी बावली हो गई, रमणी बावली हो गई। ओ लहर जा जमुई रात पार जा जमुई, ओ लहर जा जमुई रात पार जा जमुई, रमैया का समय हो गया, ओ रमैया का समय हो गया। लहरिया ले तो आई, रमैया की लाश लाई, लोरी सुना के गई, किनारे सुला के गई। ओ लहरिया ले तो आई, रमैया की लाश लाई, लोरी सुना के गई, किनारे सुला के गई। उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया, नाव लेके सागर गया। भूपेन हजारिका को आवाम का शायर कहना कितना जायज़ है। जिस व्यक्ति जिस फर्द की बात करते हैं लगता है वो खुद कह रहा है। उसके लबों से निकली हुई आह अपने आप शायर के होंठों का मिसरा बन जाती है। उसमें कोई फासला महसूस नहीं होता। हाँ, असमिया से हिंदी होने तक ज़रूर कुछ फासला आ गया है। काश भूपेंदा की ज़बान के वो छोटे छोटे नुएंसेस अनुवाद हो सकते। जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में नाव लेके जाते हुए माझी की बात करते हैं। पोरोही पुआते तुलुंगा नावते रंगमन मासोलुई गो। ब्रह्मपुत्र को वहाँ लोकगीतों में लोहित कहते हैं। लोहित तो सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन सागर सारे साहिल छू सकता है। रमैया माझी सब जगह पहचाना जा सकता है, और उसकी बावली रमणी वो तो कहीं भी पहचानी जाएगी। भूपेंदा उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया। जाल बिछाने को जइयो रे न रमैया, जइयो रे न रमैया, तूफान आएगा। आज तो तड़के से दाई आंख फड़के रे, रुक जाना रुक जा रे, आज कुछ हो जाएगा। ओ उस दिन की बात है रमैया,
नाव लेके सागर गया। दूधूली की लाली में सागर के पानी में सागर की लहरों में रमैया गुम हो गया। दूधूली की लाली में सागर के पानी में सागर की लहरों में रमैया गुम हो गया। देती है दुहाई रे छाती पीटे हाय हाय, देती है दुहाई रे छाती पीटे हाय हाय। रमणी बाउली हो गई, रमणी बाउली हो गई। ओ लहर जा जमुई रात पार जा जमुई, ओ लहर जा जमुई रात पार जा जमुई। रमैया का समय हो गया, ओ रमैया का समय हो गया। लहरिया ले तो आई रमैया की लाश लाई, लोरी सुना के गई किनारे सुला के गई। ओ लहरिया ले तो आई रमैया की लाश लाई, लोरी सुना के गई किनारे सुला के गई। उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया, नाव लेके सागर गया।